ठीक है, तो अब मैं जैसे लेक्चर्स में भी हेडिंग लिख दिया करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग सारी ही अपलोड करूंगा, ठीक है। हेडिंग लिख दूंगा कि मतलब उसमें क्या पढ़ाया है, जैसे जीओसी इंडक्टिव है, जीओसी मीजोमेरिक, ऐसे। ग्रुप में क्या, अभी ब्रेक में सर्च करते हैं, या तो 7:30 बजे जो है, पहले मुझे रिकॉर्डिंग ढूंढना भी है, तब रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ नहीं, मैं डालूंगा आयुपैक बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे। अगर आपको डेट पता लग जाए ना कब मैंने वो क्लास की, तो मैं उस डेट का पर्टिकुलरली सर्च कर दूंगा। आपका कोई प्राइमरी स्टूडेंट हो ना, अच्छा। अब अरे काम तो बोला नहीं किया होगा ना, एक एग्जांपल दी थी, चले बोला था एक लेक्चर देख रहा वो लेक्चर वाली एग्जांपल इस पे हां वही 5 दिन। अच्छा, अब सुनिए, अब हम सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। आप लिखिए इनके बारे में। These are highly reactive species which are formed for very short time, which are formed for very short time during the course of reaction, which are formed for very short time during the course of reaction and immediately gets consumed. Immediately gets consumed. So मतलब बड़ी थोड़ी देर के लिए ये बनती हैं और immediately जो है कंज्यूम हो जाती है। अच्छा, सो अब यहाँ पर जिन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की हम बात करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है, ठीक है। देखिए, फ्री रेडिकल की बात अभी मैंने होमोलिटिक फ्यूजन में की थी कि फ्री रेडिकल जो है किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल और ले लें, जैसे CH3Cl, अगर इस पर लाइट पड़ती है तो हमने कहा था ना फेवरेबल कंडीशन लाइट हो गई, तो जो है we get CH3 radical and plus we get Cl radical. So it is methyl free radical. हमने हाइपर कंजुगेशन कर लिया है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल है, और उसमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किया था, है ना।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किया था, सुन लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस जैसे कोई भी फ्री रेडिकल लेंगे तो वो फ्री रेडिकल पहली बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा। आप देखें यहाँ पर r डैश r डबल डैश, तो यहाँ पर जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इस टाइप, ठीक है, और साथ में अपना जो फ्री रेडिकल है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। मतलब उसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ मतलब और साथ में ये है पैरामैग्नेट। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो है, अगर इसके साथ कोई प्लस एन ग्रुप लगा होगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा। जैसे r डैश की जगह अगर प्लस एम ग्रुप हो जाए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सही कह रहा हूं? ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, जैसे कोई हाइपर कंजुगेशन हो वो भी स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, तीसरी बात प्लस आई है। ये सारे जो है इसके लिए स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब किस तरीके से एग्जांपल्स देखते हैं। आप एग्जांपल्स देखें तो यहां पर पहला हम बात कर रहे हैं जिसको शायद हमने हाइपर कंजुगेशन में डिस्कस भी किया कि ये 3 डिग्री रेडिकल है, इट इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री रेडिकल which is more stable than 1 degree radical which is more stable than methyl। सही बोला? ठीक है, रीजन बीइंग हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में 9 है, दूसरे वाले में 6 है, तीसरे वाले में 3 है, इसमें 0 है। याद आ गई आपको बात? ठीक है, ओके, तो ऐसे आप जो है मतलब हाइपर कंजुगेशन इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है, जिससे आपको जो है रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है पता चलती है। इसी को पूछते टाइम जो है थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स पुट करता हूँ। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब सुनो, यहां पर हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, लेकिन बाहर चला जाएगा अपने फोकस से जो ऑनलाइन वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखना है कि इनमें
डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, कैसे हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है डिसाइड करेंगे, ये देखना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लगता है आपको, मैं इसको लिख देता हूं ए बी सी डी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लगता है? ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन वाले सही जवाब दे रहे हैं मुझे, मोक्षया ने सही दिया ए ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ए जो है अलाइलिक भी है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है अलाइलिक भी है। अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अलाइलिक है, रेडिकल सिंगल डबल, और साथ में 3 डिग्री भी है। रेजोनेंस बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा वो तो मतलब इंडक्टिव से ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट है। मतलब अगर आप इफेक्ट की पावर देखना चाहें तो सबसे स्ट्रॉन्ग है रेजोनेंस, देन है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना, एंड देन इंडक्टिव है। ये इनकी डोमिनेंस का ऑर्डर है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, ठीक है। तो ये अलाइलिक 3 डिग्री है, इसलिए सबसे ज्यादा, सुनते जाइए। उसके बाद जो है ये अलाइलिक 2 डिग्री, ये दो ही एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कि अपना रेडिकल डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, बाकी 2 एग्जांपल बचे उनमें कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन आपको पता लग गया, ये डबल बॉन्ड के ऊपर ही रेडिकल है और ये जो है सिंगल सिंगल डबल है रेडिकल, है ना, कॉन्जुगेशन नहीं है, दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है। अब सुनिए, ध्यान देते रहिए, क्योंकि यहां से हमने जो है थोड़ा अप्लाई करना सीखना है। तो सी और डी में मुझे देखना है, पहली बात, जो सी वाला जिस कार्बन पे रेडिकल है वो अभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा क्यों है ये भी मैं बता दूं, इसने सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, CH2, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इसमें क्या है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड, रेडिकल नहीं, देखो ना, इसका 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज इंक्लूडेड इन हाइपर कंजुगेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर्स आर इंक्लूडेड। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो नहीं, तो इसलिए 2 है तो sp है और ये है sp2 है। अब सुनिए, आपको ये पता है sp और sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है? ऐसा कभी बताया? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, sp मुझे आंसर मिल रहा है, मोक्षया मुझे जवाब दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा क्यों है ये भी सुन लीजिए। देखो, अपना जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, ऐसे ही ये, तो इसको बोलेंगे ना हम sp हाइब्रिडाइज्ड, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें s कैरेक्टर कितना है? 50, 2 ऑर्बिटल में 2 में से एक s है, 50%। और अगर वही जो है डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये sp2 है, इसमें s कैरेक्टर कितना है? 3 में से एक s। और अगर कोई जो है चारों बॉन्ड किसी ने सिग्मा ही बना रखे हैं तो ऐसे में कितना हो गया s कैरेक्टर? 25%। ये बात तो आपको समझ में आ गई, परसेंटेज का मान। अब बात S और P में अगर मैं अंतर बताऊं, समझ आ गई? हाँ, बताया हुआ है, लेकिन फिर से चलो, फिर से बात चलिए। S और P में अंतर क्या होता है कि s ऑर्बिटल छोटे होते हैं, नियर टू न्यूक्लियस होते हैं, तो छोटे होंगे, नियर टू न्यूक्लियस होंगे, तो होगा क्या कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो छोटे साइज के होंगे। इसमें क्योंकि s कैरेक्टर कम है, p तो बड़े होते हैं, तो इसमें p की परसेंटेज ज्यादा है, तो ऐसे में ऑर्बिटल जो है बड़े हो जाएंगे, उनका साइज जो है बड़ा हो जाएगा, सही बात है। और इसमें ऑर्बिटल का
हाइब्रिडाइज का और भी बड़ा हो जाएगा। सही है बात। तो ऐसे में न्यूक्लियस का होल्ड इस ऑर्बिटल पे बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे एटम्स जिनका होल्ड अपने ऑर्बिटल पे स्ट्रॉन्ग होता है उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो इसका मतलब ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सही बात है कि होगा कि नहीं? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp3 लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात क्लियर है आप? ठीक है। अच्छा अब सुनिए आप बात। तो ऐसे में जो है हमने पढ़ा रेजोनेंस में कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, ये नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना चाहिए। ये बात है ना? अच्छा इसका मतलब क्या है? देखो अपना रेडिकल भी तो डेफिशिएंसी है, जैसे पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी है वैसे रेडिकल भी डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। जैसे फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए ना, सोडियम पे आ सकता है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे आपको पॉजिटिव चार्ज लाना मतलब बहुत अनस्टेबल कर रहे हो आप उसको, तो वो नहीं चलेगा, वो अनस्टेबल होगा। जबकि सोडियम पे आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो बाकी सारे कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये sp, तो ऐसे में इस पे रेडिकल नहीं आना चाहिए, डेफिशिएंसी sp वाले पे नहीं आना चाहिए क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। इज इट ओके? तो ऐसे में जो है, ऐसे में हम कहेंगे कि यहां पर हमारा अब क्या होगा, और सुनिए ये तो नॉर्मल 1 डिग्री है, तो ऐसे में C आ जाएगा और B सबसे लीस्ट होगा। तो ये जो B है इसको विनाइलिक बोलते हैं। कार्बन दो तरह के, डबल बॉन्ड के साथ वाला अलाइलिक, डबल बॉन्ड वाले विनाइलिक। तो विनाइलिक पे अगर रेडिकल होगा तो बहुत अनस्टेबल होगा। रेडिकल या केटायन जब भी विनाइलिक पे होगा तो बहुत अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उस पे नेगेटिव चार्ज सही लगेगा, पॉजिटिव नहीं, या फ्री रेडिकल नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सीधे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी तो कर सकते हैं, सीधे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनकर तो नहीं। जब कॉन्जुगेशन आ रही है ना, देखो पहले आपको रेजोनेंस देखना है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। ऐसा रेडिकल जिसमें रेजोनेंस है, भले ही अल्फा हाइड्रोजन कम हो लेकिन फिर भी वो ज्यादा स्टेबल हो, है ना? देखो ना रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन नहीं करती। ये तो आप लिख ही लीजिए अपने कि ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इफेक्टिव। तो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस चला गया अपने ऑनलाइन वाले लोगों के लिए, और इतना जाना भी चाहिए ताकि वो क्लास में आ सके। नहीं ऐसे कैसे आएंगे? अच्छा, इज इट ओके?
अब now next thing, अगली जो अपनी स्पीसीज है, ठीक है, वो जो है दैट इज कार्बोकेटाइन्स। अब कार्बोकेटाइन जो है, जैसे अपना आप समझिए हेटेरोनिटी क्लीवेज के कारण बनती है ये, जैसे CH3Cl है, हम ये लेते हैं, तो इसमें जब हेटेरोनिटी क्लीवेज होगी तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वो चले जाएगी, तो यू विल गेट Cl नेगेटिव एंड मिथाइल पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब ऐसे में जो इसके लिए चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस R डैश R डबल डैश, सो यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैटायन जो है ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा। पिछले वाले में हमने पैरामैग्नेटिक लिखा ना, ये डायमैग्नेटिक है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सो इसके जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है क्या बोला? अच्छा, प्लस एम ग्रुप्स वो स्टेबलाइज करेंगे। लिख ले प्लस आई ग्रुप्स।
जो इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी रहेगा दैट विल बी लाइक, आप ध्यान देते रहिए। Methoxy OCS आप पहले बना लीजिए इसको, फिर मैं मैंने वाला 2-3 सीरियस करके अपन को चलिए सबके नाम करेंगे और उसके जितने पीछे एंड तक सारे नहीं, आपको लॉजिक याद रखना, ये कोई रटने की चीज नहीं, मतलब आपको लॉजिक में बताऊंगा कि क्यों कोई किसी से ज्यादा किसी से कम।
सर साइड लास्ट वाले में डबल लास्ट में 2 बार बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बहुत कम। बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना वही। अच्छा आपने किया नहीं ना, तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बना दो जैसे ऐसा मान लें बार हेक्सागन बना दे बस। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 26 जनवरी को है। देखा हरियाणा किसी चीज में 26 अगस्त कुछ बोल रहा था इंटरव्यू में, रहता इंटरव्यू 26 अगस्त अच्छा सुनो, सुन लो देखो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये मिथाइल है, ये तो आपको पता है ना। हाइपर कंजुगेशन की वजह से N+I की इफेक्ट की वजह से ये तो हमने कर लिया था ना, हाइपर कंजुगेशन में भी कर लिया था। 3 डिग्री के टाइम मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। हाइपर कंजुगेशन निकालो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन का निकाला था। बिल्कुल। अब इसके बाद अगेन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। जैसे फ्री रेडिकल में मैंने कहा कि भैया sp हाइब्रिडाइज पे रेडिकल नहीं बनना चाहिए, वैसे पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आना चाहिए। ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन हो गया ना, इससे इन सभी से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे पॉजिटिव आना, अनस्टेबल करे, सही बात। और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और इसके साथ में विड्रॉ करने वाले भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो और भी डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है विड्रॉइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये और अनस्टेबल। ये तो इसमें तो हाइब्रिडाइज नहीं, इसमें तो अपनी एक बॉन्ड बनाने में ऐसी है 100%, एक ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो 100% एस करेक्ट ही है। ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज और भी अनस्टेबल हो गया। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। अभी जब बाइसाइक्लो आप पढ़ोगे ना तब आपको पता लगेगा, ये हाईली अनस्टेबल होता है, जनरली ऑर्गेनिक में बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन जो है कभी भी बनेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि चलो छोड़ो, अभी जब हम बाइसाइक्लो कर लेंगे, ठीक है ना, तब जो है, या तो मैं कराऊंगा क्लास में, होना तो होना ही, ठीक है। अच्छा तो अब इसके बाद अब सुनिए आप, देखो ये इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनो, इससे ज्यादा ये है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस है ना, मैंने उधर लिखा कि रेजोनेंस जो है। अच्छा इनमें भी रेजोनेंस, इन तीनों में। अब इनको देखो, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड के साथ रिंग के कॉन्जुगेशन करेगा। देखो पहले कोई नहीं,
पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा हमने बनाया है। अब इसको अगर आप ऐसे ले जाओगे, इसकी पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, आता है ना, रेजोनेंस कर लिया ना हमने, ठीक है। हमने एक दो एग्जांपल्स भी किए उसमें, प्लस एम माइनस एम, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग में घूमेगा सारा पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इन सब तीनों में इससे ज्यादा है, तो इसलिए तीनों स्टेबल हो। लेकिन इनमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है, ये प्लस एम इफेक्ट है, इसका माइनस एम लगेगा। और मैंने कहीं भी लिखाया ये, आप नोट लीजिए, आप एक नोट लीजिए, एनी फैक्टर which decreases the charge on an ion, any factor which decreases the charge on an ion stabilizes that ion, stabilizes that ion। इसका मतलब क्या हुआ पहले आप समझिए, बोले जैसे आयन दो ही तरह के होते हैं, कैटायन या एनायन। ये नोट कहता है कि जब भी किसी आयन का चार्ज कम होगा तो वो स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि जब आयन का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव बने, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन, है ना। जैसे एसिड या बेस भी होते हैं, जितने वो कंसंट्रेटेड होंगे उतने पावरफुल होंगे, डाइल्यूट कर दोगे तो पावरफुल कम हो जाएंगे, है ना। डाइल्यूशन जैसे जैसे, तो वही बात है कि जो चार्ज को कम करेगा वो स्टेबलाइज, मतलब हाँ हाँ, मैं उसी इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना बात। मैंने कहा अब सुनो, ये प्लस एम वाला है, तो मतलब ये हमारे कैटायन की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसका मतलब ये है कि उस कैटायन का चार्ज क्या होगा, कम होगा। सही बात है, तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा है ना उसको। मैंने अभी कहा कि कोई भी फैक्टर जो हमारे कैटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, कैटायन का चार्ज कम होगा, तो कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा हमारे कैटायन। वैसे ये बात है, ये क्या करेगा, ये रिंग से विड्रॉ करेगा, तो ऐसे ही कैटायन पे चार्ज पॉजिटिव है और रिंग से और विड्रॉ करेगा तो उस पे और पॉजिटिव बढ़ेगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्लस एम वाला स्टेबलाइज कर रहा है, जिसमें कुछ नहीं है, उसमें नॉर्मल डीलोकलाइजेशन है। माइनस एम वाला अनस्टेबल कर रहा है, हाँ चार्ज बढ़ा रहा है। सही है बात, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ओके, अच्छा अब ये दोनों एरोमेटिक है, देखो 4n+2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ट्रोपाइलियम आयन है। आपने एरोमेटिक के लास्ट क्लास के एग्जांपल्स में लिखा ही है, तो एरोमेटिक के लिए हमने लिखा था कि ये कंपाउंड तो एक्सेप्शनली स्टेबलाइज्ड होते हैं रेजोनेंस से। सही बात है। अब बात आती है ये तीनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, एक में एक ट्रायंगल है, एक में दो है, एक में तीन। इनमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, आप ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि यहाँ पर ये देखो, इट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन बोलते हैं इसको। ये कैटायन है, ये ट्रायंगल बिल्कुल प्लेनर होता है, कोई भी ट्रायंगल प्लेनर ही होगा, तो ये सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। एक प्लेन में होने के कारण इनमें कंजुगेशन के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़ा था जहां पे सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन करता है, लेकिन कौन सा, कार्बन हार्ड में। यहाँ पर स्पेशल तरह की हाइपर कंजुगेशन हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तभी मेरी बात समझ में आएगी। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है आपको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे तोड़ो और इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जोड़ो, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ऐसे ही आएगी कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, वो मैंने यहाँ बना दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर से इधर ट्रायंगल बना दो। देखो ना, मैं डॉटेड लगा देता हूँ, ये बॉन्ड बनेगा ना नया, अब
जब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए, इन इलेक्ट्रॉन्स को आप इस बॉन्ड में डाल दें तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर जो है नया बॉन्ड बन गया इनके बीच। इस बॉन्ड को तोड़ दो यहाँ से, ये तोड़ दिया यहाँ से, ठीक है, बन गया। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। अब इस ट्रायंगल में ये आप ये कीजिए, इसको ऐसे तोड़िए और इसको यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब बॉन्ड बनेगा तो आपके पास अब जो ट्रायंगल आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, दूसरी का होगा क्यों नहीं दिख रहा है? आ गया। अब दिख रहा है? तेरे को भी दिखना स्टार्ट हो गया होगा। समझ आई बात की नहीं? मैंने कहा कि इन दो इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ दो ना, इस बॉन्ड को तोड़ दो। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो हमने इस बॉन्ड में लगा दिए, ये लगा दिए, यहाँ लगा दिए, क्या बन गया? ये सॉलिड बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया। उसको मैंने ऐसे लिखा, ये पॉसिबल है। सही है बात? तो बेसिकली आप देख रहे हो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल जो है अपनी शेप को ट्विस्ट करता जा रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन के पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, देखो ना अलग अलग जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के रेजोनेंस को, ये स्पेशल रेजोनेंस है, इस कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन में करते हैं ना, तो हाइपर कंजुगेशन इज अ टाइप ऑफ रेजोनेंस ना, हमने कहा था नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, समझ में आई बात? तो बाकी में और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसमें और ज्यादा हो जाएगा, इसमें और ज्यादा। तेरे को क्या हो गया आगे? तो कल क्यों निकल के आएगा यार, तू सो के उठ के आ जैसे तो क्या रजाई में से निकाल दिया? अच्छा, घर से ही चल। और तेरे कंघी करने का टाइम क्या है? सो गया था ना, मैं तभी बोला, मैं क्या पर नहीं, तू बोल झूठ ही रहा है क्योंकि तू हर बार ऐसे ही आता है। तो ठीक है, अब हम वैन वाले भैया से मिलवाना, हमको हम कंघी भी दे देंगे और तेरी ना वैन में कंघी भी कर देंगे और तेल वगैरह भी रखवाए। अच्छा, तेल नहीं आता, टूथपेस्ट, ब्रश। है क्या साबुन? नहीं तू ऐसे, हाँ हाँ कोई है इधर भी। तो ये आया क्यों नहीं आज? अच्छा, KVPY की तैयारी कर। स्कूल कब से खोल रहे हैं? पता नहीं, सर हमारे डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हैं, अच्छा,
ये जरूरी होता है कि एक एजुकेशन जो है पॉलिसी भी होनी चाहिए, है ना। स्कूल प्राइवेट रहने नहीं चाहिए, मतलब सरकारी स्कूल और कोचिंग को खत्म नहीं। फीस लेने टाइम by taking online class. This is business. क्या Schools after taking full fees by teaching only online. This is business. नहीं देखो, पैसा लेना ना लेना अलग बात है, ठीक है ना, वो मामला अलग है, लेकिन आपको दुखी करना इज डिफरेंट, है ना। ठीक है ना, पैसा भी ठीक है यार, कंट्री नीड्स मनी, एवरी पर्सन नीड्स मनी, ठीक है ना, वो नहीं है बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट स्कूल हो जाएंगे, उनको भी तो हम ही पैसा दें। सरकारी स्कूल का जो सरकारी स्कूल का खर्चा होता है एक साल का, वो कौन सा प्राइवेट से कम होता है ना। मतलब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, ओनर्स ले जाते हैं, बहुत कम होता है। किनका, आपको लगता है कम होता है, आप एक टीचर की सैलरी देखिएगा कितनी होगी, दैट इज खर्चा। आप दोगे अलग बात है, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई अदरवाइज जो है एक्सपेंडिचर जो होता है सरकारी स्कूल पे एक प्राइवेट स्कूल से ज्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट को पैसा देना दे तो रहा है कोई ना कोई, है हाँ, उसको भी काउंट करो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप छोड़िए, बात ये है हर सरकारी स्कूल में बैठने की जगह तो होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अच्छा नहीं, मामला ये नहीं है। देखो कोई भी स्कूल हो उसमें एक अमाउंट आता ही है जो कि डेस्क के लिए होता है, क्लासरूम बनाने के लिए होता है, सरकार का काम होता है, ठीक है। उसको करप्शन खा जाती है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यार जब एक टीचर की सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर चली जाती है आजकल, जो 80-90 तो नॉर्मली हो जाती है, ठीक है टीचर की, ठीक है, तो क्या वो डेस्क नहीं देंगे जो है जिसको कि 2-2.5 लाख करेंगे सारे सेशन, और कितने सेशन चलेंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार नहीं देती है, सरकार देती है, बट जो हम लोग हैं चाहे वो टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, अच्छा तो हम 1 मिनट, सॉरी, तो बेसिकली हम लोग पे करते हैं, जिसको बोलते हैं ना हु इज फंडिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, हम ही कर रहे हैं ना, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा टैक्स देते हैं, ठीक है ना, हम ही कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा होगा, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज लग रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हमने क्या कर लिया कि एक तरफ तो हमने रिसोर्सेज ऐसे लगा दिए हैं, आप मान लो यार आपका पैसा है, पहले आप मान लो कि आपका पैसा है, जैसे आप स्कूल को इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, ठीक है ना, स्कूल को आप समझिए कि आप जैसे हर साल देते हो, वैसे सब बच्चे मिलके जो है वो अमाउंट दे देते हैं, तो वैसे ही इन सरकारी स्कूलों को भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या मान लिया है, हमने ये मान लिया है कि ये हमारा पैसा जो सरकारी स्कूल में जा रहा है तो वेस्ट, इसको जाने दो। जबकि वहां पे मैंने कहा अगर 15 टीचर होंगे तो हर महीने जो है 15 लाख सैलरी जा रही है, ठीक है, 15 लाख जो है सैलरी जा रही है, और मतलब हर चीज का जिसको कहते हैं कि उनके पास फंड आता है। सरकारी एम्प्लॉय कोई नहीं, उनको ऐसे मतलब दे डोंट लिव लाइफ इन दिस के भाई
कम इसमें। अगर इनको चाय भी पिलानी है किसी को, तो जो वो उसको लिखते हैं, वाउचर बनाते हैं और जो है डाल देते हैं कि भैया आज कोई गेस्ट आए थे तो जो है उनको 4 चाय पिलाई है, ठीक है ना, तो इतना खर्चा होगा। एवरीथिंग दे चार्ज, कोई नहीं देता अपने हिस्से, जो है देते होंगे बहुत नॉर्मल जो है, ठीक है। मोक्ष असेस कर रहा है, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंडिचर इसीलिए बढ़ गए क्योंकि हमने वहां पैसा दिया जो कि वेस्ट गया, और फिर हम प्राइवेट में जा रहे हैं जहां पे कि हम जो है पैसा दे रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा भाई एक ही होता है, एक ही होता है, हैं? हाँ, सभी कुछ। अगर जिसको बोलते हैं कि हम लोग इसलिए ज्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मल जो कंट्री है, जो लोग हैं, उनसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं, तो इसलिए जो है यू हैव टू पे फॉर दैट, बिकॉज हम एक्सपेक्ट भी तो ज्यादा कर रहे हैं ना यार चीजों से। जैसे अगर आप नॉर्मल जैसे गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप 2-3 लाख में भी ले सकते, ठीक है। किसी को 1 करोड़ की भी लेनी, तो अब फिर वो बोले जी 1 करोड़ की बहुत महंगी है। भाई क्यों, अभी तू नहीं तो ली, अब तू बोल रहा है कि भाई 1 करोड़ की बहुत महंगी गाड़ी हो, ले 2-2.5 लाख वाली, ठीक है ना। तो ऐसे हम ही जाते हैं उन स्कूल में और हम ही महंगाई का बोलते हैं। क्यों गए? आपने चूज किया ना, 10 स्कूलों में से आपने चूज किया कि वो बढ़िया ये है वो है, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि बढ़िया तो होना चाहिए लेकिन जो है पैसे कम होने, ठीक है, लाइक दैट। तो इट्स नॉट, ठीक है। मैंने कहा अभी होना एक ही चीज कंट्री में, इट इज वो इस कंट्री की फेट है। या तो सरकारी स्कूल बंद ही कर दो, सिंपल सी बात। यू गिव एड स्कूल, आप सरकारी स्कूल को एड दे दो यार। कोई भी स्कूल चल रहा है उसको जो है आप यू गिव दैट 50% एड, ठीक है यार, तुम्हारा जो खर्चा है हम 50% एड दे रहे हैं तुम्हें, बट यू विल चार्ज 50% फ्रॉम द स्टूडेंट, खत्म बात, ठीक है। उनको भी कोई लॉस नहीं हुआ, सरकारी स्कूल वाले को कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने एड दे दी, तो हमारा पैसा वहीं पे लगा और हमें बेनिफिट हो गया कि हम 50% ही फीस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 में से कुछ, तो अभी तो डबल चल रहा है ना, ठीक है। और उस पर फिर कोचिंग आ जाती है, कोचिंग को भी हम एसेंशियल मान लेते हैं ना, आजकल एसेंशियल बन गई, ठीक है। फिर हमें लगता है कि कोचिंग भी बहुत चार्ज करती है। हम तीन जगह हम पैसे दे रहे हैं ना यार, 3 जगह हम लोग पैसे दे रहे हैं। आप सोचिए, मतलब सरकारी स्कूल भी आपके खर्चे से चल रहा है, प्राइवेट स्कूल भी आपके खर्चे से चल रहा है, कोचिंग भी आपके खर्चे से चल रही है, ठीक है ना। तो जिस चीज का खर्चा जो है अदरवाइज, मान लो आपका खर्चा जो है नॉर्मली एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का, भाई आपको तो पढ़ना एक ही बार चाहिए ना, एक ही बार चाहिए ना, 3-3 सिस्टम क्यों? तो जिस चीज के लिए आपको 5,000 देने चाहिए थे महीने के, वो आप 15 दे रहे हो, क्योंकि 2 सिस्टम तो आप पाल रहे हो। इवन आप प्राइवेट स्कूल भी पाल ही रहे हो। अगर कोरोना नहीं आता, कोविड नहीं आता, तो कौन पढ़ता है स्कूल में? आप अच्छे स्कूल में भी जाते हैं फिर भी आप उनको फीस ही देते हैं, पढ़ते आप यहीं पे। आप बोल लो 2 टॉपिक केमिस्ट्री के कर लो, खुद जो है स्कूल वाले के भरोसे। अच्छे है तो ठीक है, जो जो उन्होंने कराए वो यहाँ मत करिए। स्कूल वाला सिलेबस क्या है? व्हाट इट मीन बाय स्कूल का सिलेबस? ना ना ना, यही तो गलत बात है। आपको यही मैंने क्या कहा, यही तो गड़बड़ है। यही जब 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 हम टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं ना, जब हम टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं कि स्कूल वाले कंपटीशन का नहीं कराएंगे, तो क्या अगर इंडिया से सारी कोचिंग्स मान लो बंद हो जाए 1 साल के लिए, तो आईटी एग्जाम लेना बंद कर देगा? नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब स्कूल वालों को कंपटीशन का तो पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं कराना चाहिए? आज से अगर 15 साल 20 साल पहले जब कोचिंग्स थी नहीं, तब भी आईटी का एग्जाम होता था, तब भी एमबीबीएस के एग्जाम होते थे, और तब स्कूल में पढ़ के ही निकलते थे लोग जो है, ठीक है ना। तो आज कैसे हो गया? इसका मतलब हमने परसेप्शन बना लिया, ठीक है। 15-20 साल में बना हुआ परसेप्शन है, कोचिंग वालों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, स्कूल वालों अपने आप को डिक्लाइन करते। उनको पता है, उनके हाथ में एक डिग्री देने का जो टूल आ गया ना,
उससे क्या हो गया, उनको पता है कि यार मेरे पास तो बच्चे ने पैसे दे दी, चाहे बढ़िया उनके पास वो टूल आ गया, ठीक है ना। तो उनको पता है कि उनको भी इनडायरेक्टली लग रहा है कि यार मेरे को तो बेनिफिट ही हो रहा है, मेरे को कम टीचर सस्ते लेने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, जब कस्टमर जो है 2 जगह देने के लिए रेडी है और मेरे को फ्री में मिल रहा है, तो मैं टीचर भी सस्ते लूंगा, ठीक है ना। सरकारी स्कूल वाला वही केमिस्ट्री का टीचर हो सकता है 80,000 ड्रॉ कर रहा हो, यहाँ पे आपके केमिस्ट्री का टीचर को 25,000 मिले, ठीक है ना। ठीक है, तो नहीं लेवल पे होता होगा 40,000 मिलते हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी ऐसे, ठीक है ना। लेकिन फिर जो है बर्डन ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में, और ऐसा नहीं है, इट इज ऑल बिजनेस। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी होती है, वो करोड़ों में भी पैकेज देती है, लेकिन वो किसी टीचर को हो सकता है 20-30 हजार भी देती हो महीने का, ठीक है। तो एवरेज देखो, अगर आप जैसे प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है किसी टीचर की सैलरी 80,000 भी हो, लेकिन किसी की 5,000 भी हो, सेम सब्जेक्ट टीच करने वाले, तो वो एवरेजिंग कर लेते हैं कि यार अपने पास 4 टीचर है, चारों की सैलरी जो है 25,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, तो कोई 80 भी ले रहा है, तो कोई 5-10 भी ले रहा है, खत्म बात, पढ़ा तो रहे ही है बराबर, ठीक है। तो इसलिए इन दैट सेंस, अच्छा आपको ये ऑर्डर सारा समझ में आ गया, पैकेज निकालो, कैटायंस एनायंस, फ्री रेडिकल्स और कैटायंस। एक्सरसाइज कौन सी करें हम, 2 ना, 2 वाली करते हैं अभी, और इसमें हम लोग सेक्शन आई करते हैं, आई सेक्शन को हम करते हैं। आई के 1-2 नहीं होंगे, जहां रीअरेंजमेंट वर्ड लिखा है वो नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। आई सेक्शन को कर रहे हैं, प्लीज करना स्टार्ट। मैं खुश हो गया, मैं आज मैंने सर्च किया नेट में, मैंने यूज कर लगाया नहीं उसको क्या था, मैं नेट में सारा सीबीएसई का वहां पे आ गया पहले में सीबीएसई का सुनना सीबीएसई क्लासमेट अरे ग्रुप में ग्रुप में भी अपने स्कूल के ग्रुप में मैंने उसको मैंने बोला हाँ सही फिर मैंने वहाँ पे देखा वो न्यूज़ थी एप्लेटी 2020 मैं खुद पहले बुक्स अंदर रखा मैंने बुक्स बाहर फेंक दी मैंने नहीं पढ़ना लेकिन मैंने बुक्स बाहर फेंक दी
ले आओ उसको डिवाइड करो अरे बाहर कैसे ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, उसमें इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।